सर डेवलपमेंट तो सर ऐसा है कि न्यूरोलॉजी या न्यूरो साइंसेज हम बोलें तो वो अगला हम बोल सकते हैं अगला डेकेड या अगले कुछ डेकेड्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अमेरिका वगैरह में अल्जाइमर्स डिमेंशिया का भी ट्रीटमेंट अप्रूव हो गया हुआ है और धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ भी आ रहा है। स्ट्रोक में हमारे पास नई नई मेडिसिन्स आ रही हैं जो कि एक्यूट स्ट्रोक में भी काम कर रही हैं और जो स्ट्रोक होने के बाद भी रिकवरी में हेल्प करेंगी। कई बीमारियाँ जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह उसमें लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ रहा है, नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। इवन माइग्रेन में भी हमारे पास नई नई मेडिसिन्स आ रही हैं। तो जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ रही है ब्रेन के बारे में, ब्रेन के आगे प्रोसेसेस के बारे में, हमारा ट्रीटमेंट जो हमारे ऑप्शंस हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। किस प्रकार से देखते हैं कि हिमाचल जैसे जगह पे टांडा में जो है किस प्रकार की सुविधाएं जो हैं आपके पास? सर टांडा में न्यूरोलॉजी विभाग में हम लोग स्ट्रोक को ट्रीटमेंट देते हैं, हम लोग एपिलेप्सी या मिर्गी का ट्रीटमेंट देते हैं, हम लोग नर्व्स का ट्रीटमेंट देते हैं, मसल्स का ट्रीटमेंट देते हैं, पार्किंसंस डिजीज़, डिमेंशिया, इन सब का ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पास लैब्स हैं, स्पेशलाइज्ड लैब हैं जो कि ईईजी करती हैं, वीडियो ईईजी करती हैं। हमारे पास स्पेशलाइज्ड लैब है जहाँ पर हम लोग नर्व कंडक्शन की नर्व्स की स्टडी करते हैं, मसल्स की स्टडी करते हैं, इवन आइज़ की जो पोटेंशियल होती है वीपी वो सब टेस्ट करते हैं। हम लोग न्यूरोलॉजी विभाग में जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए बोटॉक्स भी लगा रहे हैं एंड बाकी हमारे पास जो वार्ड्स हैं वहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट तो बाकी चल ही रहा है। आपके ओपीडी शेड्यूल्स क्या रहते हैं और स्पेशलाइजेशन विजिट कितना है? सर हमारी ओपीडी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को होती है, लेकिन बाकी टाइम भी हम लोग लंच के बाद बाकी दिन भी कोई ना कोई हमारा डॉक्टर जो है ओपीडी में मिल जाता है। सबसे बड़ी स्पेशलिटी हम क्या मानेंगे जो हिमाचल में टांडा में आपके पास है? और सर न्यूरोलॉजी एज सच ही सर हमारे पास हिमाचल में सिर्फ शिमला में है या टांडा में है और न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स हिमाचल में इस टाइम बहुत कम है। तो न्यूरोलॉजी की जो स्पेशलाइज्ड बीमारियां जो हैं उनका इलाज ही करना हमारे लिए बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। सर आज की डेट में किसी भी व्यक्ति को ये कैसे पता चलेगा कि उसको न्यूरो का प्रॉब्लम है? बिकॉज जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो बोलता है हड्डी टूट गई या पेन हो रही है, कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे उसको न्यूरोलॉजी? सर उसके लिए बेस्ट ये है कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जो हमारी पीएससी है या सीएससी है वहाँ पर एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर हैं उनको जाके दिखाएंगे और वो वहाँ से फट देख कर उनको यहाँ हमारे पास रेफ़र कर सकते हैं। कोई सिम्प्टोमेटिक चीज़ है न्यूरोलॉजी में कि आदमी खुद आइडेंटिफाई कर ले कि मैं शायद ये मेरा न्यूरो? सर क्योंकि न्यूरोलॉजी की बीमारियां बहुत डाइवर्स तरह हो सकती हैं। हाँ जैसे अधरंग लकवा तो हम देख सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम हो गई है, कोई शरीर का हिस्सा कोई सुन्न होना या झुंझुनाहट होना तो बोल सकते हैं, हेडेक होना जो ठीक नहीं हो रही है नॉर्मल ट्रीटमेंट तब हम सोच सकते हैं, या दौरे पड़ रहे हैं तो हम थोड़ा सोच सकते हैं कि हमें न्यूरोलॉजी में दिखाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा कि पहले पेशेंट लोकल जाके सीएससी पीएससी में दिखा ले एक बार कि ये प्रॉब्लम न्यूरोलॉजी की है, न्यूरोसर्जरी की है या साइकेट्री की है, ताकि वो हमारे पास समय रहते और टाइम से पहुँचे, अपना टाइम पे बर्बाद ना करें। देखिए पहले हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन की बीमारियों में लाइफस्टाइल डिजीज़ का बहुत रोल है। लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इन मरीज़ों में हेमरेजिक स्ट्रोक, दिमाग में ब्लीडिंग होना या और जैसे ब्रेन के ट्यूमर्स हैं, मिर्गी के दौरे पड़ना, ये सब चीज़ें इंटीग्रेट मतलब काफ़ी सारी हैं और हर बीमारी के लिए आपके पास आज की डेट में डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एमआरआई की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से है। मतलब आज से 20-25 साल पहले और अब में बहुत फ़र्क है। सो अगर किसी को इस तरह के लक्षण हो रहे हैं कि कोई हेडेक्स हैं जो अलग किस्म की हेडेक हो रही है या जो दवाइयों पे ठीक नहीं हो रही है और या दौरे पड़ रहे हैं, किसी साइड में वीकनेस आ रही है या चेहरे में कोई टेढ़ापन आ रहा है, तो जल्दी आके दिखाएं और इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अगर उसमें कोई ऐसी बीमारी निकलती है जिसके लिए ऑपरेशन करना है तो आज की डेट में काफ़ी सारा कुछ टेक्निक्स, इक्विपमेंट सब कुछ अवेलेबल है जिससे बहुत सेफली ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो टीएमसी के अंदर भी सर अब ये जो सुविधाएं हैं वो पेशेंट को मिलने आरंभ हो गई हैं? पिछले ऑलमोस्ट मैं 10 साल से यहाँ पे, तो 10 साल से हम ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन के ट्यूमर, स्पाइन की इंजरीज़ और सब के लिए हम लोग ऑपरेशन से और दवाइयों से इलाज कर रहे हैं और ये सब सुविधाएं अवेलेबल हैं टीएमसी में। सर क्या युवाओं में इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं? अगर बढ़ रही हैं तो क्या कारण है सर इसके पीछे और क्या? ये जो समस्याएं आज की डेट में बढ़ रही हैं, खास करके स्पाइन रिलेटेड जो समस्याएं बढ़ रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल दोनों सेटअप्स, चाहे हमारा एक रूरल सेटअप है उसमें या चाहे अर्बन सेटअप है उसमें, दोनों के अपने अलग अलग वो हैं। रूरल सेटअप में जैसे हार्ड फिज़िकल लेबर ज़्यादा है, आपको खेतों में काम करने हैं, ज़मीन पे बैठ के ज़्यादा काम कर रहे हैं, उससे बढ़ रही हैं। और अर्बन लाइफस्टाइल में आप सीडेंटरी हैं, आप एक्सरसाइज आपकी लाइफ से माइनस है, आप घंटों बैठ के कंप्यूटर पे कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, आपके बैठने का तरीका ठीक नहीं है, आपका कुर्सी जो है वो उसकी बैक सपोर्ट ठीक नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स स्पाइन रिलेटेड उसकी वजह से बढ़ रही हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर्स पे, फ़ोन्स पे, लैपटॉप्स पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन बीमारियों के आज की डेट में हमारी सोसाइटी में बढ़ने में। सर, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों की आप बात करें तो इससे संबंधित डायग्नोसिस की क्या चुनौतियां हैं? डायग्नोसिस की चुनौतियां यही हैं कि मरीज़ टाइम पे अपने लक्षण दिखाने हॉस्पिटल नहीं जाते। अब आज की डेट में लगभग अगर हम बात करें तो हर सिविल हॉस्पिटल या सब डिविजनल हॉस्पिटल के लेवल पे आपके पास सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हैं, फिजिशियंस हैं। आप जाएं, उनसे सलाह लें और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको बता देंगे कि आपको स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की ज़रूरत है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इग्नोर ना करें। अगर आपको लग रहा है कोई आपको दिक्कत है तो उसको जाके दिखाएं, क्योंकि दिखाने से ही समस्या का हल मिलेगा। सर, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में क्या लगता है कि जो स्पाइन से संबंधित जो चुनौतियां हैं वो क्या है, और अधिक समस्याओं की अगर हम बात करें तो क्या समस्याएं जो है इसमें सामने आती हैं? देखो, हिमाचल बीइंग अ हिल स्टेट और एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनको खास करके ये जो हमारा बरसात के आसपास का सीज़न होता है, लोग घास काटने जाते हैं, गिरते हैं, चोटें लगती हैं, बहुत सारी स्पाइन इंजरीज़, और इसमें खास करके महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आती हैं कि जी घास काटने गई थी, गिर गई, चोट लग गई। तो उन सब उसमें वही है कि हमें थोड़ा सा अपना जो एक कम्युनिटी लेवल पे इस तरह की सिचुएशंस या ऐसी जगह पे जाना अवॉइड करें जहाँ पे चोट लगने का, गिरने का खतरा है। अब कई बार हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि 70 साल के बुजुर्ग हैं जी, पेड़ पे चढ़े थे, गिर गए। 70 साल में पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो थोड़ा सा वो अपने एंड पे भी प्रिकॉशन रखेंगे। और दूसरा चैलेंज है कि आप ठीक जगह पे, ठीक सेंटर पे कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं। सो अब शायद पिछले 10-15 साल में 108 और इस सब की अवेलेबिलिटी से ये है कि अगर हम बात करें कि न्यूरोसर्जिकल सेंटर्स, तो हमारे पास शिमला है, टांडा है, और इधर अपना इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्स बिलासपुर है। तो लगभग पूरे हिमाचल से ये सब तकरीबन 4-6 घंटे के डिस्टेंस पे ही अब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और आने वाले टाइम में आई थिंक जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो और भी बेटर अवेलेबिलिटी हो जाएगी। सर, बात करें तो कॉमन पीपल्स, सामान्य लोगों में जो है ब्रेन और स्पाइन से संबंधित जो जागरूकता है उसे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उसको बढ़ाने के लिए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हम अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम सामने हैं। दूसरा है कि वो प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं, उसका कॉज क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन है, लाइफस्टाइल है, उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। रूटीन एक्सरसाइज आपकी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है। अच्छी डाइट विच इज़ रिच इन कैल्शियम, विटामिन D3 आपका उसमें सनलाइट एक्सपोजर और वो सब ज़रूरी है। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक दूसरी इम्पॉर्टेंट सेफ़ प्रैक्टिसेस, खास करके जो यंगर जनरेशन है रिस्क ज़्यादा उठाती है, रेकलेस ड्राइविंग है, ड्रंकन ड्राइविंग है, उसमें गिरते हैं, स्पाइन इंजरीज़ होती है, हेड इंजरीज़ होती हैं। तो उस सब के लिए एक पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ज़रूरी है कि हेलमेट पहन के चलें, स्पीड लिमिट्स को फॉलो करें। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, हार्नेस लगाएं अगर ऊंचाई पे काम। तो वो सब चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को कम करने में सोसाइटी के लेवल पे हेल्प कर सकती हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए तो फिर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, वो हम लोग आएंगे।